एक चंचल, बिंदास लड़की और एक पढ़ा लिखा, संवेदनशील युवक। क्या इन दोनों की दुनिया कभी एक हो पाएगी? चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी प्रेम कहानी। अपूर्व कुमार बीए पास करके ग्रीष्मावकाश में विश्व की महान नगरी कलकत्ता से अपने गांव को लौट रहा था। मार्ग में छोटी सी नदी पड़ती है। वह बहुधा बरसात के अंत में सूख जाया करती है, परंतु अभी तो सावन मास है। नदी अपने यौवन पर है। गांव की हद और बांस की जड़ों का आलिंगन करती हुई तीव्रता से बहती चली जा रही है। लगातार कई दिनों की घनघोर बरसात के बाद आज तनिक मेघ छटे हैं और नभ पटल पर सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं। नौका पर बैठे हुए अपूर्व कुमार के हृदय में बसी हुई प्रतिमा यदि दिखाई देती तो देखते कि वहां भी इस नवयुवक की हृदय सरिता नव वर्षा से बिल्कुल तट तक भर गई है और सरिता का जल ज्योति से झिलमिल झिलमिल और वायु से छपछप कर रहा है। नौका यथास्थान घाट पर लगी है। नदी के उस तट पर से वृक्षों की आड़ में से अपूर्व के घर की छत स्पष्ट दिखाई दे रही है। घर पर किसी को खबर तक नहीं कि अपूर्व शहर से लौट रहा है। अथ घर पर से लिवाने के लिए कोई नहीं आया। नाविक सूटकेस उठाने के लिए तैयार हुआ तो अपूर्व ने उसे इनकार कर दिया। वो स्वयं ही सूटकेस हाथ में उठाकर आनंद की लहर से झटपट नौका से उतर पड़ा। उतरते ही घाट पर थी फिसलन। सूटकेस सहित वह दलदल में गिर पड़ा और ज्यों ही गिरा त्यों ही न जाने किधर से मोटी ऊंची हास लहरी ने आकर समीप के पीपल पर बैठी हुई चिड़ियों को उड़ा दिया। अपूर्व बहुत ही लज्जित हुआ और झटपट स्वयं को संभाल कर चहोर देखने लगा। देखा कि घाट के एक छोर पर जहां महाजन की नौका से नई ईंटें उतारकर इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं पर बैठी हुई एक नवयौवना हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अपूर्व ने पहचान लिया कि वह उसी के पड़ोसी की लाडली बेटी मृगमयी है। पहले इनका घर यहां से बहुत दूरी पर बड़ी नदी के तट पर था। 2-3 साल गुजरे। नदी की बाढ़ के कारण उन्हें वह स्थान छोड़कर वहां चला आना पड़ा। मृगमयी के विषय में बहुत कुछ अपवाद सुनने के लिए मिलता है। ग्रामीणवासी पुरुष तो इसे स्नेह के स्वर में पगली कहकर पुकारते हैं, लेकिन उनकी घरवालियां इसके उद्दंड स्वभाव से सर्वदा त्रस्त, चिंतित और शंकित रहा करती है। गांव के छोकरों के साथ ही उसका खेल होता है, क्योंकि समवयस्क लड़कियों के प्रति उसकी अवज्ञा की सीमा नहीं। बालकों के राज्य में ये लड़की एक प्रकार से शत्रुपक्ष की सेना के उपद्रव के समान सी प्रतीत होती है। पिता की लाडली बिटिया ठहरी और इसीलिए वह इतनी निर्भय रहती है। वास्तव में इस विषय में मृगमयी की मां अपने सहेलियों के आगे हर समय अपने पति के विरुद्ध फरियाद किया ही करती, मगर फिर भी ये सोचकर कि पिता बेटी को लाड़ करते हैं और जब ये अवकाश के समय घर रहते हैं तो मृगमयी के नेत्रों के अश्रु उनके हृदयपटल पर बहुत ही आघात पहुंचाते हैं। वे प्रवासी पति का स्मरण करके लड़की को किसी भी तरह पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। मृगमयी का रंग देखने में अधिक साफ नहीं है। छोटे छोटे घुंघराले केश पीठ पर आच्छादित रहते हैं। चेहरे पर बिल्कुल बचपना छाया रहता है। बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में न तो लज्जा है, न भय और न हाव भाव में किसी प्रकार का संशय। वह लंबी, परिपुष्ट, स्वस्थ और सबल है। उसकी आयु अधिक है या कम, यह प्रश्न किसी के मन में उठता ही नहीं। यदि उठता तो ग्रामीण पड़ोसी इस बात पर माँ बाप की निंदा करते कि अभी तक ये कुंवारी ही फिर रही है। जब कभी गांव के विदेशी जमींदार की नौका आकर घाट पर लगती है तो उस दिन ग्रामीणवासी उनकी आव भगत में घबरा से जाते हैं। गृहिणियों की मुख रंग भूमि पर अकस्मात नाक के नीचे तक अवगुंठन खिंच जाता है, परंतु मृगमयी न जाने कहां कि किसी के वस्त्रों से हीन बच्चे को उठाए हुए घुंघराले केशों को पीठ पर बिखेरे जा खड़ी होती है। जिस देश में कोई शिकारी नहीं, कोई मुसीबत नहीं, उस देश की मृगी शावक की तरह निडर खड़ी हुई आश्चर्यचकित सी देखा करती और अंत में बाल संगियों के पास जाकर इस नए मानव के आचार व्यवहार के विषय में विस्तार के साथ भूमिका बांधती। हमारे अपूर्व कुमार ने अवकाश के दिनों में घर आकर इससे पहले और भी 2-4 बार इस सीमाहीन नव्यवना को देखा है और फालतू समय में, यहां तक कि काम के समय में भी इसके विषय में विचार किया है। इस धरा पर बहुत से चेहरे देखने में आते हैं, पर कोई कोई चेहरा ऐसा होता है कि न कुछ कहना न सुनना, चट से मन के भीतर जाकर ऐसा बस जाता है कि उसे निकालना मुश्किल हो जाता है।
केवल सौंदर्य के कारण ही ऐसा होता है सो बात नहीं, वो तो कुछ और ही है। संभवत वह है स्वच्छता। अधिकांश चेहरों पर मानव प्रकृति पूरी तौर से अपनी ज्योति से नहीं जगमगा पाती। जिस चेहरे पर हृदय के कोने में छिपा हुआ वो रहस्यमय व्यक्ति बिना रुकावट के बाहर निकलकर दिखाई देता है, वह चेहरा सैकड़ों जारों में छिपता नहीं, पल भर में हृदयपटल पर अंकित हो जाता है। इस लड़की के चेहरे पर, आंखों पर एक चंचल और उद्दंड नारी प्रकृति सदैव स्वच्छंद और वन के दौड़ते हुए हिरन की तरह दिखाई देती रहती है, भागती खिरती रहती है, और इसलिए ऐसे सलोने चंचल मुख को एक बार देख लेने पर फिर सहज में वो भुलाए नहीं भूला। पाठक गण को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि मृगमयी की कौतूहलता से भरी हास्य ध्वनि चाहे कितनी ही मृदु क्यों न हो, लेकिन अभागे अपूर्व के लिए वो तनिक कुछ दुखदायी ही साबित हुई। मारे लज्जा के उसका चेहरा सुर्ख उठा और हाथ का सूटकेस झटपट नाविक के हाथ में सौंप कर वो शीघ्रता से अपने घर की ओर चल दिया। नदी का किनारा, वृक्षों की छाया, पक्षियों का मृदु कलरव, प्रभात की मीठी मीठी धूप और 20 वर्ष की अवस्था। कतिपय ईंटों का घेर ऐसा कुछ खास उल्लेख योग्य नहीं, पर उस पर जो मानवी बैठी थी उसने उस शुष्क और नीरस आसन पर भी एक प्रकार का मूक सौंदर्य का भाव फैला रखा था। छी छी, ऐसे दृश्य के मध्य में प्रथम पग उठाते ही जिसका सारा का सारा व्यक्तित्व प्रहसर में परिवर्तित हो जाए तो उसके भाग्य की इससे बढ़कर निष्ठुरता और क्या हो सकती है। ईंटों के ढेर से बहती हुई हंसी की तरंग सुनते सुनते वृक्षों की छाया के नीचे दलदल में सनी निम्न दुकुल सूटकेस लिए हुए श्रीयुत अपूर्व जी किसी तरह अपने घर पहुंचे। अकस्मात ही बेटे के पहुंच जाने से विधवा मां मारे उल्लास के फूली न समाई। उसी समय खोया, दही, दूध और बढ़िया मछली की तलाश में दूरपास सब स्थानों पर आदमी दौड़ाए गए और पास पड़ोस में भी एक प्रकार की हलचल सी पैदा हो गई। भोजन की समाप्ति पर मां ने बेटे के आगे ब्याह का प्रस्ताव छेड़ा। अपूर्व इसके लिए तैयार था ही, कारण ये प्रस्ताव बहुत पहले से ही पेश था। केवल अपूर्व तनिक कुछ नई रोशनी के चक्कर में आकर हटकर बैठा था कि बीए पास किए बिना विवाह हरगिज नहीं कर सकता इत्यादि। अब तक उसकी मां उसके पास होने की ही राह देख रही थी, सो अब किसी प्रकार की आपत्ति उठाने के मायने हैं कि झूठी बहानेबाजी। अपूर्व ने कहा, पहले लड़की तो देखो, फिर देखा जाएगा। मां ने उत्तर दिया, लड़की वड़की सब देखी जा चुकी है, उसके लिए तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। किंतु अपूर्व उसके लिए स्वयं ही फिक्र करने के लिए उद्यत हो गया। बोला, लड़की बिना देखे मैं विवाह नहीं कर सकता। मां सोच में पड़ गई, ऐसी अनोखी बात तो आज तक नहीं सुनी थी। फिर भी वह राजी हो गई। रात को अपूर्व दीपक बुझाकर बिस्तर पर जा पड़ा। पड़ते ही बरसात यामिनी की सारी स्वर लहरी और पूर्व निस्तब्धता के उस पार से उसकी सेज पर एक उच्छ्वासित उच्च मृदु कंठ की हास ध्वनि आकर उसके कानों में झंकरित होने लगी। उसका अशांत मन स्वयं को बार बार निरंतर ये कह कहकर व्यथित करने लगा कि सवेरे वह जो पैर फिसल कर गिर पड़ा था उसका किसी न किसी युक्ति से सुधार कर लेना ही चाहिए। उस नव्यवना को ये मालूम ही नहीं कि मैं अपूर्व कुमार हूं। अचानक फिसलन पर पाव पड़ जाने से दलदल में गिर जाने पर भी मैं कोई उपेक्षणीय गांव का वासी नहीं। अगले दिन अपूर्व को लड़की देखने जाना था। अधिक दूर नहीं, पड़ोस में ही लड़की वालों का घर है। तनिक कुछ कोशिश करने के बाद ही कपड़े बदन पर डाले, निम्न दुकुल, धोती और दुपट्टा जोड़कर रेशमी अचकन, सिर पर अमीरी रंग की गोल पगड़ी और पैरों में बढ़िया चमकते हुए जूते पहनकर रेशमी कपड़े की बढ़िया छतरी हाथ में लटकाए वो सवेरे ही चल दिया। भावी ससुराल में घुसते ही वहां कोलाहल सा मच गया। अंत में यथा समय कंपित हृदय को झाड़ पोंछ कर, रंग वंग कर, जूड़े में गोटे आदि लगाकर, एक पतली रंगीन साड़ी में लपेटकर उसे भावी पति के सामने लाया गया। आगंतुका एक कोने में लगभग घुटनों तक माथा झुकाए चुपचाप जड़वस्तु सी बैठी रही और उसके पीछे धैर्य बंधाए रखने के लिए खड़ी एक अधेड़ अवस्था की दासी, उसका एक भाई जो कि अभी बच्चा ही था। अपने परिवार में अनाधिकार प्रवेश करने वाले इस नए व्यक्ति की पगड़ी
घड़ी की चैन और उठती हुई मूंछों की ओर बड़े ध्यान से टकटकी लगाए देखने लगा। अपूर्व ने कुछ देर मूंछों पर हाथ फेरने के बाद अंत में गंभीरता के साथ पूछा, तुम क्या पढ़ती हो? आभूषणों के भार से दबी हुई लज्जा की गठरी में से उसे अपने प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं मिला। दो चार बार पूछे जाने और अधेड़ दासी द्वारा पीठ पर बारंबार धैर्य की थपकियां पड़ने के बाद लड़की ने बहुत ही धीमे स्वर में शीघ्रता के साथ एक ही सांस में कहकर छुट्टी पाली कन्या बोधिनी दूसरा भाग, व्याकरण सार, भूगोल, अंक गणित और भारत का इतिहास। इतने में बाहर किसी की तेज चलने की धमधम की आवाज सुनाई दी और दूसरे ही क्षण दौड़ती हांफती और पीठ पर केशों को हिलाती हुई मृगमयी वहां पर आ धमकी। उसने अपूर्व की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं, सीधी उस भावी वधू के भाई राखाल के पास पहुंची और उसके कोमल हाथ को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। राखाल उस समय भावी वधू को देखने में लीन था। वहां से वह किसी भी तरह टस से मस नहीं हुआ। दासी अपने संयत कंठ की मृदुता की भरसक रक्षा करती हुई यथासाध्य तीव्रता के साथ मृगमयी को धिक्कारने लगी। अपूर्व अपनी सारी की सारी मौनता और यश को एकत्रित करके पगड़ी बंधे माथे को ऊंचा करके बैठा रहा और उदर के पास लटकती हुई घड़ी की चैन को हिलाने लगा। अंत में मृगमयी ने जब देखा कि उसका साथी किसी भी तरह विचलित नहीं हो रहा, तब उसने उसकी कमर पर जोर का मुक्का जमा दिया और लगे हाथों भावी वधू के माथे का अवगुंठन उघाड़कर वो आंधी के वेग के समान जिस प्रकार आई थी उसी प्रकार भाग गई। दासी मन मारकर रह गई और भीतर ही भीतर घुमड़ कर गर्जने लगी। राखाल अचानक अवगुंठन के हट जाने से एकाएक खिलखिला पड़ा। इस खुशी में कमर पर पड़े मुक्के की चोट को भी उसने महसूस नहीं किया, कारण ऐसा लेन देन अक्सर हुआ ही करता था। इससे किसी प्रकार की आज नवीनता नहीं थी। इसके लिए एक दृष्टांत ही बहुत है। एक दिन की बात है, मृगमयी के केश तब पीठ तक बढ़े थे। राखाल ने अचानक पीछे से आकर कैंची से उसके बाल काट दिए। इस पर मृगमयी को बहुत क्रोध आया और उसने चट से राखाल के हाथ से कैंची छीनकर अपने शेष केश बड़ी निर्दयता से कतर कर उसके मुंह पर दे मारे। मृगमयी के घुंघराले केशों के गुच्छे डाली से गिरे हुए काले अंगूरों के गुच्छों की तरह धरा पर गिर पड़े। इन दोनों में शुरू से ही इस प्रकार की प्रणाली प्रचलित थी। इसके बाद वो शांत सभा अधिक देर तक न चल सकी। गठरी सी बनी भावी वधू अपने को बड़ी कठिनता से लंबी बनाकर दासी के साथ घर के भीतर चली गई। अपूर्व अपनी मूंछों पर हाथ फेरता हुआ उठ खड़ा हुआ। बाहर जाकर देखा कि उसका बढ़िया नया जूता वहां से गायब है। बहुत प्रयत्न करने पर भी इस बात का पता नहीं लगा कि जूते कौन ले गया और कहां गए। घर वाले सभी बड़े परेशान से हुए और अपराधी के नाम पर अपशब्दों की बौछार होने लगी। जब किसी प्रकार भी जूतों का पता नहीं लगा, तो अंत में विवश होकर घर के मालिक की फटी पुरानी ढीली चट्टी पहनकर पतलून पगड़ी से सुसज्जित अपूर्व गांव के कीचड़ वाले रास्ते को बहुत सावधानी के साथ पार करता हुआ घर की ओर चल दिया। तालाब के किनारे सुनसान पथ पर पहुंचते ही सहसा फिर उसे वही जोर का परिहासात्मक स्वर सुनाई दिया, मानो वृक्ष और पल्लवों की ओट में से कौतुक प्रिया बन देवी ही अपूर्व की उन पुरानी चट्टियों को देखकर एकाएक हंस पड़ी हो। अपूर्व कुछ लज्जित सा होकर ठिठक गया और इधर-उधर दृष्टि फेंक कर देखने लगा। इतने में सघन झाड़ियों में से निकलकर किसी निर्लज्ज अपराधिनी ने उसके सामने नए जूते रख दिए और चट से बाहर जाने के लिए उद्यत हुई कि अपूर्व ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी कैद में ले लिया। मृगमयी ने यथाशक्ति टेढ़-तिरछी होकर पूरी शक्ति का प्रयोग करके भागने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सब व्यर्थ। घुंघराले केशों से घिरे हुए उसके गोलमटोल चेहरे पर सूर्य की किरणें वृक्षों की डालियों और पल्लवों में छन छन कर पड़ने लगी। कौतूहलता से वशीभूत होकर कोई पथिक जिस प्रकार दिवाकर की किरणों से चमकती हुई स्वच्छ चंचल निर्झरणी की ओर झुककर टकटकी लगाए उसकी तली को देखता रहता है, ठीक उसी तरह अपूर्व ने मृगमयी के ऊपर उठे चेहरे पर तनिक झुककर उसकी खंजन सी चंचल आंखों के भीतर गहरी दृष्टि फेंक कर देखा और फिर बहुत धीमे से उसे अपनी मुट्ठियों के बंधन से मुक्त कर दिया। अपूर्व क्रोधित मुद्रा में मृगमयी को पकड़कर मारता तो उसे तनिक भी अचंभा न होता, किंतु इस प्रकार सुनसान पथ में इस अनोखी सजा का वो कुछ अर्थ ही न समझ सकी।
नर्तन करती हुई प्रकृति नटी के नूपुरों की झंकार की भांति फिर वही हास्य ध्वनि उस नीरव पथ में गूंज उठी और चिंतातुर अपूर्व धीरे धीरे पग उठाता हुआ घर की ओर चल दिया। अपूर्व उस दिन अनेक प्रकार के बहाने बना बनाकर न तो घर के अंदर गया और न मां से भेंट की। किसी के यहां भोज का निमंत्रण था, वहीं खा आया। अपूर्व जैसा पढ़ा लिखा और भावुक नवयुवक एक मामूली पढ़ी लिखी लड़की के मुकाबले अपने छिपे हुए गौरव का बखान करने और उसे आंतरिक महत्ता का पूर्ण परिचय देने के लिए क्यों इतना आतुर हो उठा, ये समझना बहुत कठिन है। एक निरी गांव की चंचल बाला ने उसे मामूली नवयुवक समझ ही लिया तो क्या हो गया, और उसने पल भर के लिए अपूर्व का परिहास करके और फिर उसके अस्तित्व को किसी ताक पर रखकर राखाल नाम के अबोध बच्चे के साथ खेलने के लिए इच्छा प्रकट की। तो उसमें अपूर्व का बिगड़ ही क्या गया। इन बच्चों के सामने उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता ही क्या है कि वह विश्वदीप मासिक पत्र में पुस्तकों की समालोचना लिखा करता है और उसने सूटकेस में एसेंस, जूते, रूबिनी के कैम्फर, पत्र लिखने के रंगीन कागज और हारमोनियम शिक्षा पुस्तक के साथ एक पूरी लिखी हुई प्रेस कॉपी यामिनी के गर्भ में भावी उषा की तरह प्रज्वलित होने की राह देख रही है। पर मन को समझना कठिन है। कम से कम इस देहाती चंचल लड़की के सामने श्री अपूर्व कुमार भी हार मानने के लिए किसी प्रकार भी तैयार नहीं। संध्या को अपूर्व जब घर के भीतर पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा, क्यों रे, लड़की देख आया? कैसी है, पसंद है ना? अपूर्व ने कुछ लजाते हुए उत्तर दिया, हाँ देख तो आया मां, उनमें से मुझे एक ही लड़की पसंद है। मां ने तनिक कुछ आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, तूने कितनी लड़कियां देखी थी वहां? अंत में 2-4 प्रश्नोत्तर के बाद मां को मालूम हुआ कि उसके लड़के ने पड़ोसिन शारदा की लड़की मृगमयी पसंद की है। इतना पढ़ लिख कर भी ये पसंद। परिणाम ये निकला कि कमबख्त अड़ियल टट्टू की तरह गर्दन टेढ़ी करके कुछ पीछे को उठकर कह बैठी, मैं ब्याह नहीं करूंगी, जाओ। इस पर भी उसे ब्याह करना ही पड़ा। उसके बाद अध्ययन शुरू हुआ। अपूर्व की मां के घर जाकर एक ही रात में मृगमयी की अपनी सारी दुनिया ने बेड़ियां पहन ली। सास ने वधू का सुधर करना आरंभ कर दिया। बहुत ही कठोर मुद्रा बनाकर उससे बोली, देखो बेटी, अब तुम नन्ही बच्ची नहीं रही, हमारे घर में ऐसी बेहाई नहीं चल सकेगी। सास ने ये बात जिस भाव से कही, मृगमयी ठीक उसे उसी रूप में न समझ सकी। उसने विचारा कि इस घर में यदि न चले तो शायद कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। मध्याह्न के बाद वह घर में नहीं दिखाई दी। कहां गई, कहां गई? शोर मच गया। ढूंढ शुरू हुई। अंत में विश्वासघातक राखाल ने उसके गुप्त स्थान का पता बताकर उसे कैद करवा ही दिया। वो बड़वृक्ष के नीचे श्री राधा कांत जी के टूटे रथ में जाकर छिप गई थी। सभी के सामने मां ने और पास पड़ोस की गृहस्त्रियों ने उसे कितना डांटा फटकारा और लज्जित किया, इसकी कल्पना स्वयं आप ही बना ले तो अच्छा हो। रात्रि को खूब घनघोर घटाएं छा गई और रिमझिम रिमझिम में बरसने लगा। अपूर्व ने धीरे से मृगमयी के पास शैया पर जाकर उसके कान में धीमे स्वर में कहा, मृगमयी, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? मृगमयी ने तत्काल ही कड़क उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हारे से हरगिज प्यार नहीं कर सकती। मानो उसने सारी गुस्से की पोटली अपूर्व के माथे पर दे मारी। अपूर्व ने खिन्न स्वर में पूछा, क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस दोष की संतोषजनक कैफियत देना तो कठिन है। अपूर्व ने मन ही मन कहा, इस विद्रोमन को जैसे भी बने वश में करना ही होगा। अगले रोज सास ने मृगमयी में विद्रोह भाव के सब लक्षण देखकर उसे अंदर के कोठे में बंद कर दिया। पिंजड़े में फंसी नई चिड़िया की तरह पहले तो वो कोठे के अंदर फड़फड़ाती रही। अंत में जब कहीं से भी भागने का कोई मार्ग दिखाई न दिया तो हताश, क्रोध से उन्मत्त हो बिछौने की चादर की दांत से धज्जियां उड़ा दी और धरा पर औंधी गिर पड़ी और मन ही मन पिता की याद करके रोने चिल्लाने लगी। ठीक इस समय धीरे से कोई उसके समीप जाकर बैठ गया। बड़े स्नेह से उसके धूल धूसरित केशों को कपोलों पर से एक ओर हटा देने का प्रयत्न करने लगा। मृगमयी ने बड़े जोर से अपना सिर हिलाकर उसका हाथ हटा दिया। अपूर्व ने उसके कानों के पास अपना मुंह ले जाकर बहुत ही कोमल स्वर में कहा, मैंने चुपके से द्वार खोल दिया है, चलो
अपने पीछे के बगीचे में आ जाएं। मृगमयी ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। अपूर्व ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका मुंह ऊपर को उठाना चाहा और बोला, एक बार देखो तो सही कौन आया है। राखाल धरा पर औंधी लेटी हुई मृगमयी को घूरता हुआ हदबुद्धी ही द्वार पर खड़ा था। मृगमयी ने बिना मुंह उठाए ही अपूर्व का हाथ झटक कर अलग कर दिया। अपूर्व ने कहा, देखो राखाल तुम्हारे साथ खेलने आया है, इसके साथ खेलने नहीं जाओगी। उसने कुपित स्वर में कहा, नहीं। राखाल ने भी देखा कि मामला कुछ संगीन है। वो किसी प्रकार वहां से निकल जान बचाकर भाग गया। अपूर्व चुपचाप बैठा रहा। अब मृगमयी अश्रु बहाकर सो गई। तब वह चुपके से उठा और द्वार की सांकल चढ़ा दबे पांव वहां से चल दिया। इसके अगले ही रोज मृगमयी को पिता की एक चिट्ठी मिली। उसमें उन्होंने प्राण प्यारी बेटी मृगमयी के ब्याह में न आने के कारण विलाप करके अंत में नव दंपति को शुभ आशीष दिया था। मृगमयी ने सास मां के पास जाकर कहा, मैं पिताजी के पास जाऊंगी। सास मां ने अनायास ही वधू की इस असंभव प्रार्थना को सुनकर उसे फटकार दिया। बोले, पिता का कहीं ठौर ठिकाना भी है कि ऐसे ही पिताजी के पास जाएगी? तेरा तो हर काम दुनिया से निराला ही है। लाड़ मुझे पसंद नहीं। वधू ने कोई उत्तर नहीं दिया। अपने कमरे में जाकर उसने भीतर से द्वार बंद कर लिया और बिल्कुल निराश मानव जिस प्रकार देवी देवताओं से प्रार्थना करता है, उस तरह वो कहने लगी, पिताजी तुम मुझे ले जाओ यहां से। यहां मेरा कोई नहीं, मैं यहां जीवित न रह सकूंगी। अधिक रात चले जाने पर जब उसके पति निद्रा में खो गए, तब वह चुपके से द्वार खोलकर बाहर चल दी। वास्तव में बीच बीच में मेघों की गर्जन सुनाई देती थी, फिर भी बिजली की रोशनी में रास्ता दिखाई देने लायक काफी रोशनी थी। पिताजी के पास जाने के लिए कौन से रास्ते को पकड़ना चाहिए, मृगमयी को कुछ भी पता न था। उसे तो केवल इतना ही विश्वास था कि जिस रास्ते में पत्रवाहक डाक लेकर जाते हैं, उसी मार्ग से दुनिया के किसी भी ठिकाने पर पहुंचा जा सकता है। मृगमयी भी उसी रास्ते पर चलती रही। चलते चलते उसके शरीर का चूरा हो गया। रात्रि का लगभग अंतिम पहर भी खत्म हो चला। सुनसान वन में जबकि दो चार पक्षी पंख हिला हिलाकर अनिश्चित स्वर में बोलना चाहते थे और समय का पूर्ण निर्णय न कर सकने के कारण दुविधा में फंस चुप रह जाते थे, उस समय मृगमयी सड़क के किनारे नदी के तट पर के बाजार में पहुंची। इसके बाद वो विचार कर रही थी कि अब किस ओर चलना चाहिए। इतने में उसे परिचित झमझम शब्द सुनाई दिया। थोड़ी देर में कंधे पर चिट्ठियों का थैला लटकाए हांफता हुआ पत्रवाहक खट आ पहुंचा। मृगमयी जल्दी से उसके पास जाकर करुण स्वर में बोली, कुशीगंज मैं पिताजी के पास जाऊंगी, तुम मुझे साथ ले चलो ना। उसने उत्तर दिया, कुशीगंज कहाँ है इसका मुझे नहीं मालूम। छोटा सा उत्तर देकर वह घाट पर जा पहुंचा और घाट पर बंधी हुई डाक की नौका में बैठकर नाविक को जगाकर नौका खुलवा दी। उस समय उसे किसी पर दया करने या पूछताछ करने की फुर्सत नहीं थी। देखते देखते बाजार और घाट सजग हो गए। मृगमयी ने घाट पर पहुंचकर एक नाविक से कहा, मुझे कुशीगंज पहुंचा सकोगे? उस नाविक ने उत्तर देने से पहले ही बगल की नौका पर से कोई बोल उठा, अरे कौन है? मृगी बिटिया, तू यहां कैसे आई? मृगमयी ने व्यग्रता से उत्तर दिया, बनमाली, मैं पिताजी के पास कुशीगंज जाऊंगी, तू अपनी नौका पर मुझे ले चल। बनमाली उसके गांव का ही नाविक था। वह उस उच्छृंखल मानवी को भली भांति पहचानता था। उसने पूछा, बाबूजी के पास जाएगी बिटिया? बड़ी अच्छी बात है, चल मैं तुझे पहुंचा दूं। मृगमयी नौका पर जा बैठी। नाविक ने नौका छोड़ दी। मेघों ने अश्रु बहाना शुरू कर दिया। सावन भादों के समान पूरी चढ़ी हुई नदी के थपेड़े नौका को जोर से हिलाने लगे। मृगमयी का सारा शरीर थकावट और नींद के मारे टूटने सा लगा। आंखें नींद से बोझल हो गई और वह आंचल बिछाकर लेट रही और लेटते ही वह चंचल नव्यवना नदी के हिंडोले में प्रकृति के स्नेह छाया में पालित शिशु की तरह बेधड़क सो गई। आंख खुली तो देखा कि वो अपनी ससुराल में पड़ी सो रही है। उसे जगते देख महरी बड़बड़ाने लगी।
उसका बड़बड़ाना सुनकर सास माँ भी आ पहुंची और जो मन में आया वह कहा। मृगमयी आंखें फाड़ फाड़ कर शांत हो उनके मुख की ओर देखती रही। अंत में सास माँ ने भी जब उसके पिता की शिक्षा पर व्यंग करना शुरू कर दिया, तब मृगमयी ने जल्दी से उठ बगल की कोठरी में घुसकर अंदर से द्वार बंद कर लिया। अपूर्व ने लाज को बिल्कुल ही ताक पर रखकर मां से कहा, मां, वधू को 2-4 दिन के लिए उसके घर ही भेज देने में कोई हर्ज की बात नहीं। मां ने अपूर्व को बुरी तरह आड़े हाथों लिया। बोली, नपूते, दुनिया में इतनी लड़कियां होते हुए भी न जाने कहां से छांट छांट के ऐसी हड़जाल को मेरी छाती पर डाल दिया। इस प्रकार के कटु शब्द अपूर्व को निर्दोष होते हुए भी सुनने पड़े। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहें अगले भाग के लिए।